आयुर्वेद है वो एक सूडो साइंस है, वो झूठा साइंस है। कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोगों में आपको डेली बेसिस पे दिखती हो आयुर्वेद से रिलेटेड। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं सर, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है आयुर्वेद पढ़ने। किस तरह से अपना फोकस बढ़ाएं वो। जो चरक ने अपने साहित्य संहिताओं के बद्ध उनको उन सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, तो पता लगा लेगा कि इसमें बात की वृद्धि है कि बात का क्षय है। थोड़ा सा सैलरी से रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो उनको ये डर रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमें कि कम सैलरी में सेटल होना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आयुर्वेद से लोग चुरा भी रहे हैं। स्टूडेंट्स जो अभी आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, यूजी पीजी के, बीएमएस के, एमडीएमएस के, क्या वो पेपर्स भी पब्लिश कर सकते हैं अपने? आयुर्वेद के ऐसे कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं जो अभी के टाइम में सबसे बेस्ट माने जाते हैं? विदेश में कैसा स्कोप है आयुर्वेद? हाँ, अमेरिका में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। बिजनेस के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आयुर्वेद? डे बाय डे तरक्की मैंने देखी है, किसी को ऐसा निराश नहीं देखा कि साहब लोकप्रिय हो जाता है कि आजकल तो विधायक सांसद बन रहे हैं। ये कहते हैं कि आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं वो मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सर्टिफिकेट इशू किया हो गया हो और किसी ने आपको बुला लिया हो कि ऐसा हुआ। अच्छा, कोर्ट से समन आ गया था? कोर्ट से समन आया, लेकर के आया, मैं गया, मैंने जाकर जज साहब को बताया। कुछ ऐसे एसोसिएशंस के बारे में बता सकते हैं आप जिनसे स्टूडेंट्स को जुड़ना चाहिए, जो उनके संगठन को मजबूत बहुत बनाए? सारे एसोसिएशंस हैं। जय हिंद दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है, चाहे वो कॉलेज में हो या अगर आपका BAMS आयुर्वेदा MDMS फाइनल होने वाला है, प्रैक्टिस को लेके आप बहुत लो कॉन्फिडेंट हो। तो हमारे साथ में जो आज स्पेशल गेस्ट हैं वो आयुर्वेद में एक रिनाउड पर्सनालिटी है। उनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं वो गवर्नमेंट में। वहाँ से रिटायर होने के बाद में वो अभी भी अपना प्राइवेट क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं। तो उनके जो जवाब हैं, जो हमारे सवालों के जवाब हैं, वो आपको हेल्प करेंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो डॉक्टर महेश जी हैं, मेडिकल ऑफिसर रिटायर्ड यूपी गवर्नमेंट से। आज उनके साथ में इंटरेक्शन करते हैं आप सभी लोगों के लिए। आखिर तक ज़रूर देखना अगर आपको अपने आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, चाहे वो आपके किसी सर्टिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड हो, क्लिनिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड हो, आपके स्टूडेंट ड्यूरेशन के टाइम पे आपको कैसे फोकस करना है उससे रिलेटेड हो, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सर, बहुत अच्छा लगा आप हमारे यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन आपसे है वो ये है, आप अपनी क्लिनिक के बाहर बोर्ड पर लिखते हैं कि आप आयुर्वेद एवं एलोपैथ प्रैक्टिशनर हैं, दोनों चिकित्साएं आप करते हैं। सर, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आप दोनों चिकित्सा करने के लिए अलाउड हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा है कि मैं गुरुकुल का स्नातक हूँ। 1978 में मैंने गुरुकुल कांगड़ी राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय हरिद्वार से पास आउट किया है। उस समय जो हमारा सिलेबस था वो इंटीग्रेटेड सिस्टम से था। इंटीग्रेटेड सिस्टम कौन से सन की बात है ये? 1978। 1978 में आपने BAMS किया, वो उस समय इंटीग्रेटेड सिलेबस इंटीग्रेटेड एलोपैथी के साथ हाँ, में। कानपुर विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त की थी। और तो एक पेपर आयुर्वेद का और एक पेपर मॉडर्न का होता था। दोनों पेपर चलते थे? दोनों पेपर होते थे। ऐसे ही सर्जरी का एक पेपर आयुर्वेद का और एक पेपर मॉडर्न का होता। तो इस वजह से हम आयुर्वेदिक एलोपैथिक दोनों प्रकार की इंटीग्रेटेड से चिकित्सा करते हैं। और इस समय जो उत्तर प्रदेश राज्य सेवा नियमावली है उसके अंतर्गत भी आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ साथ एलोपैथिक कुछ ड्रग्स का समन्वय है, उनको हम प्रयोग कर सकते हैं। जो आज के चिकित्सक आज भी के परिवेश में भी अलाउड हैं, वो प्रैक्टिस आज कर के सकते परिवेश में भी और शासन द्वारा स्वीकृत है, हैं। उन औषधि को आज भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन उसमें जैसे IV इन्फ्यूजन है वो नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। लेकिन जो औषधि हैं जैसे एंटी फंगल ड्रग्स भी हैं, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी हेलमेंथिक हैं, वो सारी दवाएं वो तो सिलेबस में इंक्लूड है, द्रव्य गुण के सिलेबस में सब इंक्लूड है। जी। बहुत सारे लोग सर ये कहते हैं कि जो आयुर्वेद है वो एक सूडो साइंस है, वो झूठा साइंस है। आपका इस पे क्या विचार है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है, कंप्लीट आयुर्वेदिक साइंस है। उसमें जीवन का पूरा समन्वय रहता है।
और सैद्धांतिक बेस्ड है। पंच भौतिक, पंच महाभूत का सिद्धांत, त्रिदोषवाद, ये सब सिद्धांतों के ऊपर, दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, उस आधार पर यह पूरी साइंस है। तो उन लोगों को आप ये बिल्कुल एक दो टूक वाला जो जवाब होता है वो क्या देंगे अगर आपसे कोई कहता है कि ये तो सूडो साइंस है? इवन कोई छोटे लोग नहीं, जो बहुत इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े बड़े फेमस लोग हैं, ऐसे लोग इन बातों को कहते हैं। उनको गलत नॉलेज है, उनको पूरी नॉलेज नहीं है। ये आयुर्वेदिक पूरी साइंस है। और पहले प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ही थी, एलोपैथिक तो बहुत बाद में आया। पूरा जगत में पहले आयुर्वेद की ही चिकित्सा होती थी। एलोपैथ तो बहुत अभी 1-2 साल, 100-200 सालों से, 50-100 वर्ष का होगा इतने इतिहास। लेकिन उन्होंने बड़ी तेजी से वर्क मतलब डेवलप किया। आयुर्वेद तो डेवलप पहले से ही है। आप आयुर्वेदिक और एलोपैथिक जब दोनों चिकित्सा करते हैं तो आप उनमें बैलेंस कैसे बनाते हैं सर? जिस व्यक्ति की आयुर्वेदिक चिकित्सा करनी है उसकी आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से करते हैं। जिनकी एलोपैथिक चिकित्सा करते हैं उनके एलोपैथिक सिद्धांतों के आधार पर। तो इजी होता है आपको? टफ तो ऐसा कुछ तो नहीं होता कि? इजी होता है। इजी इसलिए होता है कि बहुत सारी एलोपैथिक डिजीज ऐसी हैं उसमें केवल हम रोग को दबा सकते हैं, रोग का समूल नाश नहीं कर सकते। जबकि आयुर्वेद में उस रोगों का संपूर्ण रूप से हम समाप्त, जड़ से उसको खत्म किया जा सकता है। कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोगों में आपको डेली बेसिस पे दिखती हो आयुर्वेद से रिलेटेड, जो आप हमेशा फेस करते हो इस चीज को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। लोग बड़े दृढ़ विश्वास के साथ आते हैं आयुर्वेद की चिकित्सा करने के लिए। और अब तो ये ट्रेंड हो गया है कि एलोपैथिक की चिकित्सा को मना करते हैं। आयुर्वेद कहते हैं हम तो आपके पास केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा कराने के लिए आए हैं क्योंकि आप आयुर्वेदिक चिकित्सक हो। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं सर, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है आयुर्वेदा पढ़ने में। वो कैसे, किस तरह से थोड़ा फोकस करें, किन चीज़ों पे फोकस करें, किस तरह से अपना फोकस बढ़ाएं वो, ताकि उनको आयुर्वेद पढ़ने में थोड़ी आसानी हो, समझने में आसानी हो, या कल को जो प्रैक्टिस वो करेंगे उनकी वो प्रैक्टिस धीरे धीरे अभी से अच्छी हो जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं 10+2 करके आते हैं जी, वो सीबीएसई बोर्ड को पास आउट करने के बाद आते हैं। हाँ, सीबीएसई वाले हैं, आईसीएसई हैं, यूपी बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम हो गया है। इंग्लिश मीडियम हो गया है। लेकिन पहले जो था पूरा हिंदी सिस्टम था और संस्कृत भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे, तो निश्चित रूप से उनको आने के बाद आयुर्वेद पढ़ने के लिए थोड़ा सा परेशानी होती है जी। लेकिन धीरे धीरे वो संस्कृत को समझने लगते हैं और वो उसका अध्ययन करने लगते हैं। तो उनको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए उनकी, वो 4-5 साल में कॉलेज में क्या किन चीजों पे फोकस करें? वो उनको ये फोकस करना चाहिए कि जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं, जो चरक ने अपने साहित्य संहिताओं के बद्ध लिखा है जी, उनको उन सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। जैसे पंच महाभूत का सिद्धांत है, जैसे त्रिदोष का सिद्धांत है, जैसे चिकित्सा के षड्काल है, चिकित्सा के नैदानिक जो अष्टविध चिकित्सा लिखी हुई है, अद्वित निदान परीक्षा लिखी हुई है, इन सब का बहुत अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि संप्राप्ति जो बनती है किसी रोग की दोष दुष्ट समूर्छना के आधार पर बनती है। इसके लिए जरूरी है कि अग्नि कैसी है व्यक्ति की, जठराग्नि, और उसके बाद जैसे रसाग्नि है, मलाग्नि है, उनका अध्ययन, और उसके साथ साथ तो दोष को हमने समझना है कि किस दोष की प्रकोपित है इस व्यक्ति के अंदर। उसके लिए प्रत्येक दोष के वृद्धि और क्षय के लक्षण बुक्स में लिखे हैं। ये तो पहले साल से ही उनका पढ़ाया जाता है। हाँ। तो अगर वो उस व्यक्ति को कंठस्थ है तो पता लगा लेगा कि इसमें वात की वृद्धि है कि वात का क्षय है, पित्त की वृद्धि है कि पित्त का क्षय है, कफ की वृद्धि है कि कफ का क्षय है। तो ये दोषों की अंशांश कल्पना के आधार पर ही हम लोग एक निर्णय करते हैं कि इस व्यक्ति में इस दोष की प्रधानता है, ये प्रकोपित है। इस तरह से पता लगाया जा सकता है। उस प्रकोप को शांत करने के लिए उसकी समन चिकित्सा करते हैं। तो उसको वो दोष को साम्यावस्था में लाना ही चिकित्सा है।
इन चीजों पे फोकस करेगा बच्चा तो उसकी प्रैक्टिस निश्चित रूप से बढ़ेगा। अच्छी हो जाएगी। और इसके लिए मैं कहता हूँ, जब फाइनल करके स्टूडेंट जाता है तो रस शास्त्र का अध्ययन करता है। तो आजकल द्रव्यगुण के अंदर हर्ष का करता है और उसके अंदर रस रसायन का करता है, कूपी पक्व का करता है, गुगलू का करता है। तो ये सारे जो प्रकल्प हैं इनका बहुत अच्छी तरह से बच्चे को पढ़ना चाहिए। और इनके आधार पर जो नागार्जुन की पैथी है, रस रसायन की जो पैथी है, वो बहुत तेजी से काम करती है, कम मात्रा में सेवन कराई जाती है औषधि, और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, जबकि हर्ब्स जो है वो अपनी फाइटोकेमिस्ट्री के आधार पर काम करती है, लेकिन जो रसायन थेरेपी है वो माइक्रोफाइंड होती है, बहुत भस्में होती हैं। कुपीपक रसायन तो मिलीग्राम्स में दी जाती है, वो बहुत जल्दी अग्रेसिव होकर के रोग को शांत करती है, उसका समूल नाश करती है। लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेद मेडिसिन ले रहे हो तो टाइम लगेगा, तुम आराम से 4-6 महीने तक खाओगे दवाइयाँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि कुपीपक रसायन तो 600-700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कुपीपक, कांच की पक्व उसमें बनते हैं कुपीपक में, और धुएं के रूप में वह औषधि उड़ती है और जम जाती है फिर गर्दन पे जाकर के कांच की बोतल के अंदर। तो इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर जब औषधि बनेगी तो वो तो ब्लड के अंदर निश्चित रूप से बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाती है। यह भी आजकल बहुत प्रचारित है कि भस्में साहब नुकसान करती हैं। हाँ, भस्म के बारे में आता है कि ये तो टॉक्सिक होती है। ये बिल्कुल गलत है। हमारी जो भस्में इतनी माइक्रोफाइंड बनती हैं कि वो ब्लड में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है नेचुरल बेसिस पर। तो नुकसान कौन सी एलोपैथिक दवाई सारी केमिकली प्रिपेयर्ड होती है। ये तो सारी सब पे खुद ही दवाई पे लिखा रहता है कि इतने ज्यादा से मात्रा मत लेना, या आप इतने दिन से ज्यादा मत लेना, या इससे ये इफेक्ट होता है, इससे ये साइड इफेक्ट है, ये मत लेना, पेन किलर खाओगे तो किडनी खराब है, लीवर खराब है, ये मत। नहीं, हमारी जो भस्में है वो बहुत सारी पुट दे करके बनती है, 60 फुट, 100 फुट, 1000 फुट तक। पुट जैसे कि सिंपल लैंग्वेज, जैसे कि मर्दन करते हैं औषधि का रस पहले जैसे पारद गंधक की कजली बनी, कजली बनने के अंदर उसमें अंदर और औषधि डली, फिर रस डला, रस के बाद मर्दन करके टिक्की बनी, टिक्की को फिर गजपुट दी गई, गजपुट देने के बाद फिर उसकी पीसा गया उसको, फिर उसकी टिक्की बनी भस्म डाल के, रस डाल के। इस तरह 60 फुट, 100 फुट और 1000 फुट तक उसको दी जाती। तो इतनी माइक्रोफाइंड बनाई जाती है तो ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, और एब्जॉर्ब होने के अंदर ब्लड में पहुंचने का अच्छा काम करती है। किस आधार पे फिर ये लोग कहते हैं कि ये टॉक्सिक है या लेनी नहीं, गलत है बिल्कुल। ये जरूर है कि बहुत सारी फार्मेसिया उसको उतनी पुट नहीं दे पाते हैं जितनी पुट लिखी हुई है। किसने 25 पुट दे दी तो कच्ची औषधि रह जाती है। स्टैंडर्ड एक है, वो ट्रबल कर सकती है, लेकिन अगर 60 फुट लिखा है तो 60 फुट अगर दी गई है तो वो औषधि नुकसान नहीं देगी। आपका तो सर काफी पहले बीएमएस और एमडी वगैरह जो था वो आपका काफी पहले हो गया था। अभी क्या है, 2021 और 22 बैच से आपने अभी पहले भी जिक्र किया था, इससे एक नया एग्जाम लागू किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको एग्जाम कैसा है। एग्जाम बेसिकली वो क्या है, बच्चे ने पहला साल अपना पूरा किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां साल जो अपना इंटर्नशिप भी पूरा कर लिया, अपना जो भी उसका होता है ट्रेनिंग वगैरह पूरी हो गई उसकी, उसके बाद में कहते हैं आपको रजिस्ट्रेशन तब मिलेगा कि हम एक और एग्जाम लगा रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट, नेक्स्ट जी। आप अपना बीएएमएस और इंटर्नशिप पूरी करके पहले उस एग्जाम को दीजिए। उस एग्जाम में अगर आपके 50% नंबर आते हैं तो ही आपको आगे मेडिकल प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज आप मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये सही चीज है? क्योंकि जो बच्चा ऑलरेडी 4-5 साल एग्जाम दे के आ रहा है, प्रैक्टिकल दे के आ रहा है, वाइवा दे के आ रहा है, 5 साल मेहनत करके आ रहा है, क्या उसके ऊपर एक और एग्जाम ऐसे लगाना सही है? ये नहीं, ऐसा मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। मेरा अपना ये दृष्टिकोण है कि जिसने पास आउट किया है, सारे सब्जेक्ट ढंग से पढ़े हैं, तो उस एग्जाम को बहुत अच्छी तरह से दे देगा। और हम तो देखते बहुत सारे कंट्रीज में हमारे एमबीबीएस भी डॉक्टर्स जाते हैं, तो वहाँ का एग्जामिनेशन पास करके वहाँ प्रैक्टिस के लिए जब ऑथराइज्ड होते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो उसकी निपुणता की ओर जा रहा है। जब उसने सारे सब्जेक्ट क्लियर करके पास करके आया है तो उस एग्जाम को आराम से दे देगा, और उससे उसकी ऑथेंटिसिटी और अच्छी बढ़ेगी और नुकसान नहीं होगा। एक बैच में 100 बच्चे हैं, हाँ, 50 ने पास कर लिया, 50 रह गए, 5 साल पढ़ने के बाद तो उनका दोबारा दे, उनका रिवीजन ही तो हो रहा है।
एमडी में भी अगर आप जाओगे तो उसके लिए तो रिवीजन करना होता है, एग्जामिनेशन पास आउट करना पड़ता है। केवल वही बच्चे एमडी कर पाते हैं जो क्वालिफाइड है। जो नॉन क्वालिफाइड है वो प्रैक्टिस करें, अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लगाएं, मेगा स्टोर खोले, कुछ भी करें। हाँ, उसमें ये है कि सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप, बाकी जितनी चीजें हैं नॉर्मल वो सब कुछ कर सकते हैं। टेक्निकल काम करें, कोई दिक्कत नहीं। टीचिंग कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल में जा सकते हैं। जो बढ़ने वाला है स्टूडेंट, वो उस एग्जाम को पास करेगा तो जब भी तो पता लग रहा है कि भाई ये क्वालिफाइड है और अच्छी निपुण है, तो वो ग्रो करेगा। वो राजनीतिक क्षेत्र में भी जा सकता है, वो आईएएस भी बन सकता है। आयुर्वेद में अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो जो आजकल के ये बच्चे हैं इनको कुछ खासा आइडिया होता नहीं है। आपने सर वो पूरी एक जर्नी आपने तय की है, आपने यूजी आप उस पुराने टाइम में करके आप अभी तक भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट स्पेशलाइजेशन फील्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? बेस्ट बहुत सारे फील्ड्स हैं। पहले तो प्रैक्टिस का ही फील्ड है, तो प्रैक्टिस का फील्ड करने के लिए उसको स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपने अंदर, और कॉन्फिडेंस लाने के लिए उसको सारे सिद्धांतों का अध्ययन दोबारा से करें। और साथ में एक वैद्यनाथ पब्लिकेशन की एक पुस्तक है रससार संग्रह, उसने जो सारे योग लिखे हुए हैं वो बहुत अच्छी तरह से वर्णित हैं। उसके अंदर अपने आप पढ़ने से ही कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है। उसमें लिखा है कि ये अति लाभकारी है, ये औषधि इस तरह से काम करती है, अगर ये नुकसान कर रही है तो इसमें ये प्रवाल पिष्टी मिला के दे दीजिए। जैसे मल्ल सिंदूर के चैप्टर में लिखा है कि अगर टॉक्सिसिटी कर रही है तो उसमें प्रवाल पिष्टी ऐड कर दीजिए, रोग शांत हो जाए, जो उसके कॉम्प्लिकेशन है खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद की औषधि भी नुकसान नहीं करती। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है कि बहुत से लोग कहते हैं आयुर्वेद मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं होता। नहीं, होता है, उनका भी होता। अगर किसी व्यक्ति की मात्रा 125 मिलीग्राम देनी है और उसको उस व्यक्ति ने गलती से 250 mg दे दी तो नुकसान तो करेगी। ये तो एक स्टैंडर्ड वाली बात हो गई कि एक बिल्कुल लिमिटेड स्टैंडर्ड है। हाँ, जैसे एलोपैथ में भी होता है। डोज का बहुत है, अनुपात का बहुत महत्व है आयुर्वेद में। बहुत से लोगों को तो हमने कहते हुए सुना था कि आयुर्वेद में स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत कमी है। नहीं, बहुत स्टैंडर्ड हो रहा है। और आजकल जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रोडक्ट बना रही है, सारी की सारी जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से क्रॉस कर रही है। उन पर ये लागू है कि अगर आपकी जीएमपी फैक्ट्री नहीं होगी तो आप औषधि निर्माण नहीं कर सकते। चलिए, अभी तो ये जीएमपी वगैरह आ गया है, उससे पहले भी स्टैंडर्डाइजेशन था क्या इसमें आयुर्वेद में पुराने समय से? कि जैसे किसी व्यक्ति को कितनी मात्रा में कौन सी बसन देनी है या कौन सी मात्रा में कौन सी औषधि देनी है? ये जरूर है कि पिछले समय में जो व्यक्ति होता है उसके अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती थी। तो अगर बुक्स में 125 मिलीग्राम लिखा है तो वो उसको पचा देता था। लेकिन आजकल के जो युवा हैं या जो जनरेशन आ रही है उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम का अभाव है, उनका साइज भी छोटा हो गया, बॉडी वेट भी कम हो गया है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि उस औषधि को कुछ कम मात्रा में सेवन करें, उसके बॉडी वेट के अनुसार उसको सेवन कराएं। लेकिन ये नहीं तो नुकसानदायी होगा। यहाँ पर भी है, हाँ, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड है और इसको हमको डोज को कम मात्रा में सेवन कराएंगे तो नुकसानदायक नहीं होगी, लाभकारी ही होगी। सर, आपके बारे में जैसे कि इंट्रो में हमने बात की आपके एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में, थोड़ा सा सैलरी से रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो उनको ये डर रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमें कि कम सैलरी में सेटल होना पड़ेगा, हम कम कमाएंगे, हमारा उतना कमाई नहीं होगी। इसमें मैक्सिमम सैलरी कहाँ तक जा सकती है आयुर्वेद के क्षेत्र में? देखिए, सैलरी का जहाँ तक प्रश्न है, हम लोग अपना स्टैंडर्ड स्वयं घटा रहे हैं। कैसे सर? कोई हमें जॉब ऑफर करता है और कहता है कि 25,000 पे काम कर लीजिए, रिफ्यूज कर देना चाहिए। हमारी वैल्यू 25,000 की नहीं है। हम 10+2 पास आउट करने के बाद ग्रेजुएशन करके आए, वो भी नीट पास करने के बाद एडमिशन लिया, के बाद एग्जाम लिया है, तो हमारी वैल्यू कोई 25,000 की थोड़ी ना है आज के समावेश में। आज के समय में स्टार्ट फ्रॉम 50,000 मिनिमम, जिससे कि मैं अपने घर का, अपने बच्चों का पालन ठीक प्रकार से कर सकूं। तो वो तो हमारे हाथ में है ना, वो तो लोगों ने खुद ही वैल्यू कम की हुई है। गलती है ये,
नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना, अपना अपना रोजगार करेंगे, अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगाएंगे, अपना मेगा सेंटर खोलेंगे, अपने को किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के अंदर डेवलप करेंगे और उसका स्पेशलाइजेशन करेंगे, हाईली कंसल्टेशन रखेंगे। एलोपैथिक चिकित्सक जब 1000 और 500 रुपए कंसल्टेशन ले रहा है, वो भी तो 10+2 करके आया है, हम भी 10+2 करके आए, प्रोसेस से आए, सेम प्रोसेस से आया, सेम वैल्यू है, सेम डिग्री है, विश्वविद्यालय की डिग्री है। फिर हम क्यों अपनी वैल्यू घटा रहे हैं? हमको मिनिमम अपनी फीस 5,000 रखनी ही चाहिए, 500 मिनिमम 500 अपना कंसल्टेशन चार्ज रखना चाहिए। अपनी मेंटेनेंस है, क्लिनिक है, काफी चीजें हैं, 2 बंदे भी रखने पड़ेंगे, एक दवाई बनाने वाला और एक रजिस्ट्रेशन करने वाला, उनकी सैलरी भी निकालनी है अपने क्लिनिक पर। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मेंटेनेंस करके आप पहले से चलेंगे, वैसे अपने को डेवलप कर पाओ। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैंने सर एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी जी, और मैंने उसके बाद आयुर्वेद में इसका अध्ययन करने के लिए एडमिशन लिया। जब मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहा था तो वहाँ पे हमें बुक में एक चीज़ पढ़ने के लिए मिली, वो था स्पेशलाइज्ड मेडिसिन। किसी इंसान को कोई एक बीमारी है, जनरली फीवर मान लीजिए किसी को कुछ हो गया है तो वो सबको पैरासीटामोल दे रहा है, ये तो हो गया एक कॉमन अप्रोच, सबको एक जैसी दवाई दी जा रही है। बैक्टीरियल कुछ ऐसा है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो उसी तरीके की दवाई दी जाएंगी। एक था पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, आपका शरीर कितना सह सकता है, कितना झेल सकता है, कितना डोजेज आपको एकदम एक्यूरेट कितना देना है, या आपके डीएनए में कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कोई ऐसी टेक्निक बनाई जाए वो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट हमको वहाँ पढ़ाया गया। जब मैं आयुर्वेद में आया तो वहाँ पे जब हमने चिकित्सा पढ़नी स्टार्ट की तो उन्होंने बताया कि हर एक व्यक्ति की चिकित्सा आप उसके अनुसार ही करेंगे, उसको क्या व्याधि है, कितना डोजेज देना है, किस तरीके की उसकी मेडिसिन भी अलग आप बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ साधन है उसकी मेडिसिन आप बना सकते हैं। मेरा दिमाग जगरा गया, ये सारे के सारे मॉडर्न वाले कह रहे हैं कि ये नया कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद उस चीज को कह रहा है कि वो पहले से हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन दे रहे हैं, जिसको जो चाहिए वही दे रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें कहाँ से आती हैं कि लोग हमारी चीजों को चुरा के अपने में डाल देते हैं? क्या ये सही चीज है, नहीं है? क्या करना चाहिए इस चीज को रोकने के लिए? ऐसा है कि बहुत सारी चीजें आयुर्वेद से लोग चुरा भी रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ बाकुची है, उससे उन्होंने सोरेलिन एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, अपनी फाइटोकेमिस्ट्री के आधार पर सोरेलिन निकाल लिया और सोरेलिन को उन्होंने प्रयोग कर दिया लिकोडर्मा में। जबकि हम जो हैं वो बाकुची चूर्ण को गोमूत्र में और अदरक सोरस में भावना दे करके फिर उसको प्रयोग कर रहे हैं। तो ये फाइटोकेमिस्ट्री की जो साइंस है ये अब डेवलप होने लगी है। अब मैं समझता हूँ कि जितने हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, इनका जो केमिकल कंपोजिशन है, इनके अंदर एल्कलॉइड्स हैं, इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स हैं, तो उस आधार पर भी हमको देखना होगा कि ये फ्लेवोनॉइड्स किस रोग में कैसे काम कर रहे हैं। ये आधुनिक रिसर्च का विषय है जो इस समय चल रहा। तो स्टूडेंट्स जो अभी आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, यूजी पीजी के, बीएमएस के, एमडीएमएस के, क्या वो पेपर्स भी पब्लिश कर सकते हैं अपने? क्यों नहीं कर सकते? इंटरनेशनल लेवल पर आयुर्वेद के पेपर प्रेजेंटेशन हो रहे हैं। ये भी बहुत मिथ है बच्चों के अंदर कि हम इसमें रिसर्च नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके माध्यम से बहुत सारे रिसर्चर, CDRI, हाँ CDRI, उससे जो है बहुत सारे लोग रिसर्च करके पेपर पब्लिश कर रहे हैं, बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं। आयुर्वेद के ऐसे कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं जो जिनकी तरफ बच्चों को रुख करना चाहिए एडमिशन लेने के लिए, जो अभी के टाइम में सबसे बेस्ट माने जाते हैं? ऐसा है कि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, बहुत सारे स्टेट्स के कॉलेज हैं जहाँ पर पीजी हो रही है। किसी में 1-2 सब्जेक्ट में, द्रगुण रसशास्त्र में है, किसी में शरीर रचना में है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है उनके अंदर 7-8 सब्जेक्ट में कम से कम पीजी है। 7-8 सब्जेक्ट? एनआईए में तो 14 सब्जेक्ट में पीजी है, सबसे ज्यादा शायद मुझे लगता है वहीं पे है। हाँ, तो इस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, आपका एनआईए जयपुर हुआ, एआईए सरिता विहार दिल्ली हुआ, या जामनगर हुआ, बीएचयू हुआ, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं
इसके अंदर बिल्कुल मॉडर्न आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर ही सारे रिसर्च वर्क हो रहा। विदेश में कैसा स्कोप है आयुर्वेद? विदेश में भी अब आयुर्वेद का स्कोप डेवलप हुआ। हमारे बहुत सारे स्नातक विदेशों में जाकर के आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहे हैं। कोई कंट्री का नाम आप बता सकते हाँ, हैं? यूके में कर रहे हैं, यूके? हाँ अमेरिका में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। और हमारे विश्वायत परिषद के बहुत सारे सदस्य हैं जी। हमारी लगभग 9 कंट्रीज में हम्म। विश्वायत परिषद फैली हुई है। वहाँ के जो चिकित्सक आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहे हैं और बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं अपने को, और बहुत अच्छा कमा रहे भी हैं, अर्न कर रहे हैं। दुबई वाले तो कह के बुलाते हैं। दुबई में तो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी अभी भी, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। यूके में कॉन्फ्रेंस होना चाह रही थी। आपको भी बुलावा आता है कहीं? आता है। हाँ। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम आपसे पूछने वाले हैं इस तरह की, क्योंकि स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से उनको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नहीं, उसके लिए रससार संग्रह पढ़ें, उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। रससार संग्रह। अच्छा। हाँ, रससार संग्रह, ये वैद्यनाथ पब्लिकेशन है, वैद्य नाम नारायण जी के द्वारा लिखित है। इसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो सर एक और अभी के टाइम में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया था, जो हमारे मिनिस्टर हैं आयुष के, उन्होंने अनाउंस किया कि BAMS और MBBS इंटीग्रेट करके हमें कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड मिक्सोपैथी, इंटीग्रेटेड पैथी जो है ये चलाएंगे, और पहले भी चलता था, हम दोबारा लॉन्च कर रहे हैं। तो आयुष मिनिस्टर का बहुत अच्छा रोल है कि एलोपैथिक चिकित्सा भी आयुष को पढ़े, आयुर्वेद को पढ़े। वह भी दोष धातु मल मूल के सिद्धांत को अपनाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन उसके ऊपर लेकिन मुझे लग रहा है कि एलोपैथिक वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसको पास आउट नहीं करने देंगे। वो उसके ऊपर जो है वो कह दिया कि जो है हम नहीं होने देंगे, क्योंकि वो लोग आयुर्वेद नहीं पढ़ना चाहेंगे। वो नहीं पढ़ना चाहेंगे। जब आयुर्वेद की वो बुराइयां करते हैं तो फिर कहाँ पढ़ेंगे? नहीं, वो बुराइयां करना एक अलग चीज हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाने कोई गया तो बोलते हैं कि स्टॉप आयुर्वेदिक मेडिसिन। भाई, एक अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेकर के आ रहे हैं, उनको प्रयोग कर रहे हैं औषधि, लाभ भी हो रहा है। वो ओपिनियन लेने के लिए गया तो उसको कह देते हैं कि स्टॉप आयुर्वेदिक मेडिसिन। मेरे पास इतने सारे एलोपैथिक प्रेस्क्रिप्शन आते हैं, बहुत सारे लोग जो लाइलाज हो जाती, बोले आयुर्वेद में चिकित्सा करा लो। एम्स के पर्चे आते हैं, बहुत दूर दूर के पर्चे आते हैं। मैं उनका सब अध्ययन करता हूँ, देखता हूँ कि, और फिर आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग करता हूँ, ठीक हो जाते हैं। तो आयुर्वेद का अपना महत्व है। बुराई तो वो करते हैं, वो एक तरफ एक अलग बात होगी। आपकी क्या सलाह रहेगी उनके लिए आयुर्वेद? नहीं, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। अच्छा, कोई विरोधाभास नहीं है। और अगर ये पास हो जाता दोनों सिद्धांत अलग है। अगर ये इंटीग्रेटेड, क्योंकि आप तो इंटीग्रेटेड डिग्री से ही है। इंटीग्रेटेड का मतलब यह है कि जिस रोग की आपको एलोपैथिक चिकित्सा करनी है एलोपैथिक करिए, जिसकी आयुर्वेद करनी है मिक्स ना करें। अगर आपको कोई औषधि देनी है उसको लिख कर दीजिए, ये मिक्स करके मत दीजिए। ये आरोप लगता है कि साहब ये दवाई पीस करके दे दी, ये बिल्कुल गलत है, करना नहीं चाहिए कभी भी। आप उसको अगर वोविरोन खिलानी है तो कह के दीजिए कि एक गोली ले लेना, लेकिन अपने आयुर्वेद के जो सिद्धांत है उनको मत छोड़िए। कोई ऐसी बीमारी का नाम सर आप बता सकते हैं जिनको आप बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि मैं इस बीमारी का इलाज बिना किसी एलोपैथी मेडिसिन के बिल्कुल जड़ से कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा पेशेंट? देखिए, बहुत सारी डिजीज हैं, ऑटोनोमिक डिजीजेज हैं, और उसमें कुछ अच्छे योग भी काम करते हैं। मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक जयपुर परंपरा का योग यूज करता हूँ, अमीर रस का प्रयोग। बहुत लोग कम करते हैं उसका प्रयोग, लेकिन सिद्ध भैषज मणिमाला जो राजस्थान से प्रकाशित है, वो बहुत अच्छी बुक है, सिद्ध भैषज मणिमाला। उसमें मैंने एक योग उठाया, अमीर रस योग। उस अमीर रस योग को प्रयोग किया, तो जब मैंने पहली बार उसकी डोज जो बुक में लिखी वह प्रयोग की, तो मुझको उसकी कुछ टॉक्सिसिटी लगी। फिर मैंने उसकी डोज फिर घटाई, इफेक्ट बहुत अच्छा हुआ, लेकिन टॉक्सिसिटी हुई। फिर मैंने डोज घटाई उसकी, फिर धीरे धीरे करके 10 वर्ष के अंदर लग गया मुझको कि इतनी डोज देनी चाहिए जो नॉन टॉक्सिक, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नॉन टॉक्सिक डोज को मैं पिछले 10 साल के अंदर उसको डोज को
अभी आपके यहाँ पे स्थापित करते हैं। पेशेंट्स आते हैं ठीक हो जाता आरए के, है। हाँ तो ठीक हो जाते हैं? हाँ, काफी लोग किस ठीक हो किस जाते लेवल तक आप ठीक कर सकते हैं? हैं। उनको अपना जीवन यापन करने के योग्य बना देते हैं। आपका कांटेक्ट डिटेल हम वीडियो में डाल सकते हैं अगर कोई आपसे परामर्श करना चाहता है, बिल्कुल। क्योंकि आपको जितना एक्सपीरियंस है मेरे पास आसानी से बहुत लोग दूर दूर मिलते से नहीं। पेशेंट आते हैं, सोरिसिस के भी बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं। सोरिसिस का भी मैंने एक सोरिसिस। योग तैयार किया है, पंचनिम्बक आंवले रसायन। हम्म वह योग मार्कंडे ऋषि द्वारा ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ योग है, जिससे मार्कंडे ऋषि ने प्रयोग किया। हम्म और वह एक पुस्तक वैद्यनाथ पब्लिकेशन की ही है, हम्म उसके अंदर से मैंने वो योग उठाया, उसको निर्माण किया और उसमें कुछ एडिशन किए, और एडिशन करने के बाद मैं उसको बना पाया, और आज वो बहुत सफल प्रयोग हो कितने लोगों को ठीक कर चुके होंगे आप? रहा। लगभग 100-200 पेशेंट ठीक हो गए। जो बिल्कुल पिछले 100%, 10 साल से मैं पंचनिम्बक आंवले रसायन यूज कर रहा हूँ। जो बिल्कुल 100% आपने? नहीं, 100% तो नहीं होते हैं, लेकिन सोरिसिस एक ऐसी डिजीज है कि ठीक हो जाते हैं, 2-2 साल तक ठीक रहते हैं, फिर आ जाती है। और वो तो खैर एक अलग तरीके से काम करती उसको है। खान पान का व्यवस्था हाँ, है, पत्ते लाइफ पत्ते स्टाइल का बेटर है, करता है लाइफ उसमें। स्टाइल मैनेजमेंट है, बहुत बहुत। डस्ट में रहते हैं, हम्म। तो वो डिजीज आ जाती है। बिजनेस के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आयुर्वेद में? बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बिजनेस को लेके क्या क्या हो सकता है? आयुर्वेद में बहुत सारे अवसर है बिजनेस के दृष्टि से। कुछ नाम जैसे कि? जैसे आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के सीएनएफ बन सकते हैं, जैसे वैद्यनाथ के बन सकते हैं, डाबर के बन सकते हैं, दूध पापेश्वर के बन सकते हैं, मेगा स्टोर्स खोल सकते हैं। और ये तो भगवान धन्वंतरी जी के मुख से निकला हुआ योग है, आयुर्वेद जो है ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ। इसमें आज तक मैंने किसी को जो ना भूखा नहीं देखा, क्योंकि प्रभु की उनकी ऐसी कृपा होती है कि सब डे बाय डे तरक्की मैंने देखी है। किसी को ऐसा निराश नहीं देखा कि साहब बहुत संतुष्ट रहता है, बहुत थोड़ी सी अर्निंग में भी संतुष्ट रहता है, खुश रहता है और चिकित्सा करता है, लोगों की सेवा करता है। और सेवा करते करते इतना पब्लिक में लोकप्रिय हो जाता है कि आजकल तो विधायक सांसद बन रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मेरठ के हम लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा सदस्य हैं, वो आयुर्वेद ऋषिकुल के स्नातक। ऐसे ही पिछले दिनों छत्रपाल सिंह जी बुलंदशहर से थे, ऋषिकुल के स्नातक थे। अटल जी की गवर्नमेंट में कपड़ा राज्य मंत्री थे। और अपने रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे 10 साल। अभी कोई करंट में इस समय गोवा के चीफ मिनिस्टर सामंत जी, वो भी अपने आयुर्वेद के स्नातक हैं। तो राजनीति का क्षेत्र भी खुला है, आईएएस पीसीएस का क्षेत्र भी खुला है। बहुत सारे हमारे चिकित्सक बंधु जो इंटेलिजेंट हैं बहुत अपने, वो अपने आईपीएस और आईएएस और पीसीएस के एग्जाम दे करके सर्विस में आ रहे हैं, सर्विसेज में आ रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा और क्षेत्र हो स्पा गया। सेंटर खोल सकते हैं। आजकल तो इतना पॉपुलर हो रहा है होटल मैनेजमेंट के अंदर। सभी जगह है, बहुत सारे जितने आजकल ऐसे रिसोर्ट्स बन रहे हैं जहाँ के स्पा सेंटर खुल रहे हैं। और जो हमारा पैसे वाला व्यक्ति है वो स्पा सेंटर में जाकर के अपना पंचकर्मा वगैरह कराता है। पंचकर्मा के बहुत अवसर हैं। पंचकर्मा का इतना बड़ा पूरे साउथ में VIP पंचकर्मा लोकप्रिय है कि वहां पर लोग पंचकर्म के माध्यम से शोधित चिकित्सा करते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में 2 प्रकार की चिकित्सा बताई गई, एक शोधन और एक समन। तो शोधन हम पंचकर्म के माध्यम से कर सकते हैं और समन आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करके कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ी मिथ है, या आप रियलिटी हमें बताएंगे उसकी। ये कहते हैं कि आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं वो मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना सकते, हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं बना के दे सकते। क्या ये सच है या इसकी सच्चाई क्या है? ये बिल्कुल गलत है। ये आयुर्वेदिक स्नातक को डिमोरलाइज करने का षड्यंत्र है। ये तो गवर्नमेंट द्वारा पास्ड है। आपको अधिकार दिए गए हैं कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हैं और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट का जियो है। ये वो डराया जाता है कि आपके ऊपर केस हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
आपके ऊपर और रुपए का भी कुछ ऐसा आपने आपने दिया है? मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करते हैं आप? मैंने तो बहुत सारे अपने पूरे सेवा काल में लगभग 30-35 साल तो मैंने गवर्नमेंट की सेवा की है। यूपी गवर्नमेंट की मेडिकल ऑफिसर रहा। मेडिकल ऑफिसर रहे। उसके बाद 10 साल से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। तो अपने जीवन काल में हजारों मैंने सर्टिफिकेट इशू किए। कभी ऐसा हुआ है कि... लेकिन वो नीडेड के आधार पे किया जाए, जिसको आराम की जरूरत है उसी को ही नीडेड, उसी को, ये नहीं कि आप किसी को भी कर दीजिए। पर्टिकुलर डिजीज के आधार पर उसको पूरा आप उसको डायग्नोज करिए, देखिए, उसकी एंट्री होती है रजिस्टर में बाकायदा, हाँ, और इशू किया जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सर्टिफिकेट इशू किया हो, गया हो, और किसी ने आपको बुला लिया हो कि ऐसा हुआ, आपने क्यों कर दिया? ऐसा हुआ है आपके साथ? मेरे को एक बार करकटडुमा से आ गया एक नोट, दिल्ली। हाँ, बोले आप इशू नहीं कर सकते। मैंने कहा कैसे इशू नहीं कर सकते? अच्छा, कोर्ट से समन आ गया था? कोर्ट से समन आया, लेकर के आया। मैं गया, मैंने जाकर जज साहब को बताया। बोले नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है, आप अगर कोई जीओ तो दिखा दीजिए। तो मैंने जो राजपत्र था उसकी कॉपी उनको दे दी। जो कानून है, जो कानून बना है, उसके अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करना और मेडिकल फिटनेस इशू करने का अधिकार है, बीएमएस डॉक्टर्स को है जी। तो वो सबमिट किया, तो बोले कि सर सॉरी सर। अच्छा, हाँ, सॉरी सर, मैंने आपको बुला लिया, मेरी नॉलेज में नहीं था और आपने मुझे ये अवगत कराया है, आपका बहुत आभार। तो ये तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे अपने लोग हैं, इनको नॉलेज नहीं है इन चीजों की, जो ये डरते हैं इन चीजों से। हाँ, ये असल में डरते हैं, इशू नहीं करते, ये गलत है। करना चाहिए, अपने अधिकारों का पूरा प्रयोग करना चाहिए। जितना अधिकार है वो तो हमारा कानूनी अधिकार है, देश का संविधान हमें देता है वो अधिकार। शासन द्वारा जो आपको अधिकार दिए गए हैं उसको आप खुल कर प्रयोग करिए। क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हैं? जो अधिकार है, एलोपैथिक ड्रग्स भी बहुत सारी प्रिस्क्राइब्ड की गई है, गवर्नमेंट ने की है। द्रव्य गुण सिलेबस में पूरी एक लिस्ट है। तो उसमें आपकी एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग भी है, एंटी पायरेटिक भी है, एंटी डिप्रेसेंट भी मैंने देखे हैं उसमें। तो ये सारी दवाइयों को आप प्रयोग कर सकते हो, इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन अपने विवेक के आधार पर कीजिए। जिनको नीड है उनको दीजिए। कुछ ऐसे एसोसिएशंस के बारे में बता सकते हैं आप जिनसे स्टूडेंट्स को जुड़ना चाहिए, जो उनके संगठन को मजबूत बहुत सारे एसोसिएशंस हैं। आज इस समय विश्व आयुर्वेद परिषद बहुत अच्छा कार्य कर रहा है पूरे देश भर में, क्या पूरे विश्व स्तर पर लगभग 9 कंट्रीज में भी उनके मेंबर्स हैं। वहां पर सेमिनार्स का आयोजन किया जा रहा है, वर्कशॉप हो रही हैं, और स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस करने के लिए कि अपने अंदर, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो अपनी चिकित्सा के लिए, इस तरह के बहुत सारे वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। हमारे देहरादून में तो लगभग 10 वर्ष से कार्यशाला चलती है। हर बार छुट्टियों में बच्चों के बीएमएस के डॉक्टर्स वहां जाते हैं और 6 दिन तक प्रशिक्षण लेके आते हैं कार्यशाला में। तो आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं सर, उनको कुछ ऐसा उपदेश आप देना चाहेंगे जिनसे वो अपनी चिकित्सा में सफल हो सकें? बस ये है मेरा कहना कि जो आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित है उसका अध्ययन ठीक प्रकार से करिए। अपने पढ़ने की और पढ़ाने की जो शैली है उसको मेंटेन रखें। नई जितनी रिसर्चेज आ रही हैं या नए जो शोध पत्र आ रहे हैं उनका भी अध्ययन करते रहना चाहिए। अपडेट रखना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। सबसे पहले अपने को ये मत समझो कि हमारे को कुछ नहीं आता, नहीं, हमको सब कुछ आता है, और हम जो प्रयोग करेंगे उन आयुर्वेद के पंचभौतिक सिद्धांत, दोषवाद, दोष वैषम्यता, त्रिशोतस वैषम्यता, ये सारी जो है उसके आधार पर जो हम चिकित्सा करेंगे, और दोष दुष्य की जो है ना वृद्धि और क्षय के लक्ष्य पर अंशांश कल्पना करके अग्नि पे ध्यान देंगे। तो इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए जब हम चिकित्सा करेंगे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। रोगी ठीक होते हैं। बहुत सारे रेफर्ड लोग जो एलोपैथिक में निराश हो जाते हैं वो आयुर्वेद के डॉक्टर्स पे आते हैं कि हमारी चिकित्सा कर दीजिए, उन्होंने तो हार्ट कर रहे करते। हाँ, वो तब आते हैं जब सारा कुछ मना हो जाती है, निराश हो जाते हैं, तब यहाँ पे आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को कुछ सलाह देना चाहेंगे जो वो निराश होकर आते हैं, अगर वो पहले आ जाए इससे? अगर आपको स्वस्थ रहना तो आयुर्वेद की चिकित्सा अपनाओ, बस यही मेरा कहना सभी के लिए। क्योंकि आयुर्वेद दोबारा दूसरी व्याधि पैदा नहीं करता है। एलोपैथिक ड्रग से बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। अगर आप उसको नियमित रूप से सेवन करेंगे आयुर्वेद की औषधियों को जी, और
ठीक डोज में लोगे तो कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान नहीं होगा। बस केवल दो चीजों का ध्यान रखना है। आयुर्वेद में वर्णित जो विष है और उपविष है, उनका शोधन ठीक प्रकार से होना चाहिए और उसकी जो डोज है वो ठीक प्रकार से देनी चाहिए। बस ये चिकित्सक के लिए। हाँ, क्योंकि वत्सनाप की अगर ज्यादा मात्रा में दे दोगे तो कॉम्प्लिकेशंस हैं, भल्ला तक अगर दे दोगे तो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ओवरडोज के तो कॉम्प्लिकेशंस है ही, लेकिन इनको जो ना थोड़ा संभल के देना चाहिए। जिसको जरूरत है उसको दीजिए। कुचला के, मैंने कुचला का टॉक्सिसिटी देखी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, होती है। इसीलिए चिकित्सक की ये ड्यूटी है, लेकिन कि चिकित्सक की यही ड्यूटी है कि उसका डोज का ठीक कंट्रोल वे में कंट्रोल। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। इसी तरह का भी जरूरत पड़ी आपसे फिर संपर्क करेंगे स्टूडेंट्स हित के लिए। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।